बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिवेंचर्स को इशू करने से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को समझा और आज फिर से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मैंने आपको जैसा कि बताया था कि डिवेंचर इशू करने के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, फॉर कैश के लिए, फॉर अदर देन कैश और फॉर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 14 है और उस एग्जांपल की हेल्प से हम तीनों केसेज को एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एंट्री हमारे इस क्वेश्चन में बनती हैं। इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी गई है और साथ ही ये बताया गया है कि आपको बैलेंस स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो आराम से रिलैक्स होकर समझना है एक बात को आराम से। ये कह रहा है आदर्श लिमिटेड में 4 लाख रुपए के 7% डिवेंचर्स का निर्गमन निम्न प्रकार किया। मतलब आदर्श लिमिटेड में 4 लाख रुपए के 7% डिवेंचर्स इशू किए। कैसे कैसे इशू किए? पहले केस में बताया गया है कि ₹2 लाख के 7% डिवेंचर्स को 10% बट्टे पर नगद के लिए निर्गमित किया, यानी कि 2 लाख रुपए के जो ऋण पत्र हैं उनको हमने 10% डिस्काउंट पर इशू किया है और वो भी कैश के लिए इशू किया है। तो इस पहले केस में क्या एंट्री बनेगी हमारी? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले केस में हम एंट्री बनाते हैं। देखो पहली एंट्री हमारी जो बनती है, तो पहली बात हमको पैसा प्राप्त होगा। फर्स्ट केस में पैसा प्राप्त होगा तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पूरा पैसा एक साथ लिया जा रहा है तो हम एक ही अकाउंट ओपन कर लेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो बेटा देखो 2 लाख के डिवेंचर्स हैं आपके, 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। 2 लाख में से हम 10% कम कर देंगे। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? बिल्कुल आसान है। 10% निकालना है तो जिस अमाउंट का आपको 10% निकालना है उसका पीछे का एक अंक हटा दो। 2 लाख है हमारे सामने, इसका आपको 10% निकालना है तो लास्ट का एक डिजिट हटा देते हैं हम, तो कितना बचा? 20,000 रुपए। कितना बचा? यानी डिस्काउंट आ गया हमारा 20,000। तो पैसे कितने मिलेंगे आपको? 1,80,000। 1,80,000 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये पहली एंट्री हमने रिसीव करने की बना ली। रिसीव करने की एंट्री बनाने के बाद में हम इसको ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। तो जो ड्यू करने के लिए हमारी सेकंड एंट्री बनेगी तो वो बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। ठीक है, यहां पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है और लॉस को क्या करते हैं हम? DR करते हैं। तो इसके लिए हम अकाउंट खोल देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी क्या कर देंगे? DR। और जब हम ड्यू करते हैं तो कैपिटल बनती है। कैपिटल का मतलब यहाँ पर लोन क्रिएट होगा और लोन का नाम क्या होगा? डिवेंचर। तो हम लिख देंगे टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? तो देखो बेटा आपको यहाँ प्राप्त होते 1,80,000 रुपए, तो यहाँ आपने लिख दिया 1,80,000 रुपए का। डिस्काउंट कितना था हमारा? 20,000 रुपए, तो यहाँ आपने लिख दिया 20,000 रुपए। और टोटल मिलाकर कितना हिसाब हो गया हमारा? 2 लाख रुपए का। क्योंकि जो कैपिटल बनती है वो किससे बनती है? फेस वैल्यू से बनती है। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 2 लाख रुपए। आगे बात समझ में, ये नगद के लिए जो हमने इशू किया पहले केस में, पहली एंट्री रिसीव करने की, दूसरी एंट्री ड्यू करने की। आप अगर चाहो तो बेटा इन दोनों एंट्रियों को मर्ज करके एक ही एंट्री बना सकते हो। और अगर दोनों को मर्ज कर दें हम, क्योंकि इसमें हमको रिसीव की और ड्यू की अलग अलग डेट नहीं दे रखी, रिसीव की और ड्यू की अलग अलग डेट नहीं दे रखी, तो आप चाहे तो इन दोनों को मिलाकर के एक ही एंट्री बना सकते हो। अगर हम इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दें तो देखिए इसमें बैंक अकाउंट DR आ रहा है, यहाँ बैंक अकाउंट है ही नहीं है, तो ये बैंक अकाउंट आपका DR का DR बजाना है। बैंक अकाउंट DR कितना अमाउंट है? 1,80,000, 1,80,000 रुपए। ठीक है, फिर यहाँ देखें तो इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? DR। और ऊपर वाली एंट्री में यही अकाउंट क्या हो रहा है? CR। और दोनों का अमाउंट भी क्या है? बराबर है, सेम है। तो ये अकाउंट आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट CR है उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है? DR हो रहा है। और सेम अकाउंट है तो ये अकाउंट मर्ज करने पर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर
अगला अकाउंट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, तो इसको लिख देंगे क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में ये है ही नहीं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, कितना अमाउंट 20,000 रुपए, ठीक है। डीआर वाले पूरे लिख दिए, सीआर वाला ये तो कट चुका है इससे, बचा क्या केवल ये, तो यहाँ लिख देंगे हम 7% डिवेंचर्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन में हमको ड्यूटी और रिसीव की डेट अलग अलग नहीं दे रखी, इसीलिए हम चाहे तो दोनों एंट्री को मर्ज करके एक बना सकते हैं, और आप अलग अलग बनाते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले केस की 2 एंट्रियां हमारी हो गई। अब सेकंड केस में हम बात करते हैं, तो सेकंड केस में आपसे क्या कहा गया है कि रमेश से हमने 90,000 रुपए की स्थायी संपत्तियां क्रय की, यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, और उसके प्रतिफल के लिए उसे 1 लाख रुपए अंकित मूल्य के 7% डिवेंचर निर्गमित किए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हम इसकी एंट्री करेंगे। तो रमेश से हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, तो सबसे पहली एंट्री, यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड एंट्री हमारी जो बनेगी, तो पहले तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने की बनेगी, वो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर, किससे खरीदा, रमेश से, रमेश बन जाएगा हमारा क्रेडिटर टू रमेश अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा सर, तो हमने संपत्ति कितने की खरीदी है 90,000 रुपए की, तो 90,000 रुपए से आपका अमाउंट आ जाएगा। आगे समझ में बात। अब स्थायी संपत्ति खरीदने के बदले में हमने जो रमेश को पेमेंट किया, तो रमेश को पेमेंट करने के लिए हमने 1 लाख रुपए अंकित मूल्य के 7% डिवेंचर निर्गमित किए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने रमेश से जो संपत्ति खरीदी वो कितने की खरीदी थी, 90,000 रुपए की हमने संपत्तियां खरीदी थी, ठीक है। लेकिन हम उसको जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो कितने के इशू कर रहे हैं, हम इसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं कितने के, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हैं। यानी कि हमको पेमेंट तो 90,000 रुपए का करना है, लेकिन हमको डिवेंचर कितने देने पड़ रहे हैं, 1 लाख रुपए के डिवेंचर देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको कम पेमेंट करने के लिए डिवेंचर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, कम है, तभी तो हमको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ताकि हिसाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आई बात। हिसाब को बराबर करने के लिए अगर वैल्यू कम है तो हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा पेमेंट हम कब करते हैं, जब डिस्काउंट का मामला होता है, यानी कि ये 10,000 रुपए क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा, जो हमारे लिए लॉस है। हमको नुकसान हो रहा है यहाँ पर 90,000 का पेमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट, हमको 1 लाख रुपए के डिवेंचर हमको देने पड़ रहे हैं, 10,000 रुपए का हमको नुकसान हो रहा है। और नुकसान बेटा डिस्काउंट होता है, प्रीमियम तो नहीं हो सकता। प्रीमियम तो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। तो ये 10,000 रुपए क्या है, हमारे लिए लॉस है, जिसको हम डिस्काउंट अकाउंट के नाम से ट्रीट करेंगे। तो हमारी जो सेकंड एंट्री बनेगी, वो सेकंड एंट्री यानी कि सेकंड कंडीशन की सेकंड एंट्री जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, रमेश को पेमेंट करेंगे। रमेश हमारा क्रेडिटर है, अभी सीआर हो रहा है, पेमेंट करने पर क्या कर देंगे, हम इसको डीआर कर देंगे। तो एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डीआर, कितना पेमेंट करना, पूरे 90,000 का, तो ये 90,000 कर दिया। इसको पेमेंट के लिए हमने 1 लाख के डिवेंचर दिए, 10,000 रुपए का क्या हो रहा है हमको लॉस, और उस लॉस को ट्रीट करेंगे हम डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। डिस्काउंट को करते हैं हम डीआर, तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी कर दो डीआर। कितना अमाउंट आ जाएगा बाबूजी इसमें, 10,000 रुपए का, और 2 आपने डिवेंचर इशू किए कितने के, 1 लाख रुपीज की, तो 7% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट, पूरा 1 लाख, डेबिट में भी 1 लाख और क्रेडिट में भी 1 लाख। आगे बात समझ में आपके सबके, ठीक है, बहुत आसान है, क्लियर है बिल्कुल सारे कंसेप्ट। चलिए अब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। देखो बेटा इधर समझते हैं इसको। थर्ड कंडीशन में हमको क्या कहा गया है, थर्ड कंडीशन में कहा गया है कि हमने बैंक से लोन लिया, कितने का लोन लिया बैंक से हमने, 50,000 रुपए का। तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो एंट्री बनेगी, पहले तो हम बैंक से लोन लेने की एंट्री बनाएंगे। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक लोन का पैसा हमारे खाते में जमा कर देता है, जिससे हमारे खाते का बैलेंस बढ़ जाता है, और बैंक अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डीआर करते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। किस वजह से बढ़ा, लोन लिया, लोन क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, तो हमें लिख देंगे टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया बालक, 50,000 का, तो ये 50,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
ठीक है। अब बैंक से लोन लेने के बदले में हमने क्या किया, 1 लाख रुपए अंकित मूल्य के 7% डिवेंचर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो नॉर्मली लोन का जो अमाउंट है उससे ज्यादा के इशू किए जाते हैं। यहाँ पर कोई डिस्काउंट और कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वाला मामला नहीं होता है। यहाँ पर हमको सिंपल एंट्री करनी होती है जितनी भी वैल्यू के हमने डिवेंचर इशू किए उसके लिए। तो हमने कितने के डिवेंचर इशू किए, 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए की डिवेंचर्स समपार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में आपने इशू किए। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर और 27% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बाबूजी, तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख रुपए का आपका क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात सबके, बहुत सिंपल तरीके से हम चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी सारी एंट्रियां हो गई। अब एंट्रीज को करने के बाद में हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, एक तो हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी याद होना चाहिए। इसका अगले वाला जो चैप्टर हमारा वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को लेकर के ही है। ठीक है, जिसमें जो कंपनी होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं उनके फॉर्मेट और किस तरीके से हमको बनाना होता है वो सारी बातें हम सीखेंगे। फिलहाल हमको जो क्वेश्चन हमारे सामने प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग सारी बातों को प्रेजेंट करना है। तो देखिए, हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से। यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये कि हमने 11वीं क्लास में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये बोर्ड हमारा हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। अगर मैं इस बोर्ड को जो खड़ा कर दूं तो ये वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि लंबवत हो जाएगा। हमने 11th में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो इस फॉर्मेट में पढ़ी थी। इधर हमारी लायबिलिटीज होती थी, इधर हमारी एसेट्स होती थी। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कुछ नहीं करना, इसका कान पकड़ करके इसको सीधा कर देना है। भाई कोई बदमाशी करता तो कान पकड़ के सीधा कर देते ना, तो वही काम हमें करना है। इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, ऊपर हमारी लायबिलिटीज हो जाएंगी और नीचे हमारी एसेट्स हो जाएंगी। इस फॉर्मेट में हमको इसको बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना होता है। तो देखिए, समझते हैं कैसे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। मैं यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट को बना करके बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बड़े आराम से। ये बैलेंस शीट हमने बनाई किसके लिए, आदर्श लिमिटेड के लिए। यह हमारा टॉपिक चलेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हम बात करें तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो हमारे पास में जो मुद्दा है वो मुद्दा किसके लिए, हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें मेनली दो हेड हमारे होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स और शॉर्ट टर्म बोरेंग्स यानी करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर हमारे सामने करंट लायबिलिटी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स। तो हम ये लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हमारा हेड हो जाएगा और उसमें हमारा बनेगा लॉन्ग टर्म बोरेंग्स। लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में आपने क्या क्या किया है, तो देखो, एक तो हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं। क्या किए हमने, डिवेंचर्स इशू किए। और डिवेंचर्स हमने कितने के इशू किए, तो देखो बेटा, पहली अब आपने जो एंट्री बनाई हम डायरेक्टली उनसे समझ सकते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। देखो, एंट्री में हमने यहाँ डिवेंचर अकाउंट नहीं है लेकिन यहाँ डिवेंचर अकाउंट है। तो एक तो ये रहा आपका 7% डिवेंचर अकाउंट, सीआर वाला कितने से, 2 लाख रुपए से। एक आपका डिवेंचर अकाउंट ये रहा, ये सीआर वाला कितने से, 1 लाख से 3 लाख हो गया। और एक डिवेंचर अकाउंट आपका ये रहा, ये कितने से शेयर हुआ है, 1 लाख से 4 लाख हो गया। कितना हो गया, 4 लाख। तो हम लिख देंगे 7% डिवेंचर्स। कितने के हो गए आपके, 4 लाख रुपए के। कितने हो गए वाला किए, 4 लाख रुपए के, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने कल आपको बताया था कि जो कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हम डिवेंचर इशू करते हैं तब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, तो देखो ये डीआर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डीआर। और ये डिवेंचर से एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है लेकिन हमने इनको यहाँ 4 लाख में शामिल कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर हो रहा है, उसको असेट साइड में दिखाने के बजाय
लायबिलिटी साइड में डिवेंचर्स में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ इसको लेस कर देंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका 1 लाख, यहाँ आपने लेस कर दिया तो बचा कितना आपका 3 लाख। तो 3 लाख के तो आपके क्या आ गए, डिवेंचर्स आ गए। इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो है बिल्कुल, हमने बैंक से लोन लिया था। कितने का लोन लिया हमने बेटा, हमने बैंक से लोन लिया कितने का, 50,000 रुपए का। तो यहाँ लिख देंगे हम बैंक लोन। क्या लिख देंगे बाबूजी, बैंक लोन। कितने का है आपका, 50,000 रुपए का। इसके अलावा और कोई लायबिलिटी है तो इसके अलावा और कोई लायबिलिटी हमको दिखाई नहीं दे रही। रमेश का अकाउंट लायबिलिटी के रूप में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब हमने डिवेंचर इशू किए थे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ हम इसका टोटल कर लेंगे और टोटल कितना हो जाता है हमारा 3,50,000, 3,50,000 रुपए। ये आपकी लायबिलिटी साइड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसका टोटल क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं 3,50,000। आगे बात समझ में यहाँ तक सबके। चलिए अब हम बात करते हैं असेट साइड की। तो आप ध्यान रखना, ये यहाँ पर बैंक लोन के रूप में हमने बैंक अकाउंट को डीआर कर रखा है। कितना अमाउंट, 50,000 रुपए। क्योंकि मैं जगह कम है इसलिए थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। चलिए अब हम असेट साइड की पूर्ति करेंगे। तो असेट साइड में सबसे पहले आपको लिखनी होगी नॉन करंट असेट्स। कौन से सेट बेटा, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। अब ये नॉन करंट असेट कौन कौन सी है हमारी, तो ध्यान दीजिएगा। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आएगा हमारा, एक तो आपने देखो बैंक हमारी करंट असेट होती है, नॉन करंट नहीं होती। फिर हम बात करें फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स हमारी नॉन करंट होती है, तो हम ये लिख देंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कितने की आपने खरीदी बाबूजी, 90,000 की। तो ये आपने 90,000 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में आपने लिखा यहाँ पर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो बेटा, वैसे तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर हमारे लिए लॉस होता है, लेकिन ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है, इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। इसलिए जब कोई एक्सपेंडिचर एक साल में खत्म नहीं होकर के फ्यूचर में कई सालों में जाकर के वो राइट ऑफ होता है, खत्म होता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस बचता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फिक्टिटियस असेट कहते हैं। कृत्रिम संपत्ति के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर ये डिवेंचर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो हमारे लिए क्या है, फिक्टिटियस असेट है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे अदर नॉन करंट असेट्स के नाम से। कितने का है हमारा डिस्काउंट, तो ये हमारा डिस्काउंट देखो बाबूजी, एक डिस्काउंट तो आपका ये रहा कितने का, 20,000 रुपए का, और एक डिस्काउंट भाई साहब ये रहा आपका कितने का, 10,000 रुपए का। इसके अलावा और कोई डिस्काउंट है नहीं है। तो ये 30,000 रुपए का डिस्काउंट तो आपका ये हो गया। ये मिलाकर के मामला बैठता है हमारा कितने का, 1,20,000 रुपए का। आगे बात समझ में। उसके बाद में अब हम और कोई नॉन करंट एसेट हमारे पास में है नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स में क्या है हमारे पास में, बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो बैंक का बैलेंस चेक करते, देखिए एक तो बैंक अकाउंट दिया आपका ये हो रहा कितने अमाउंट से, 1,80,000 रुपए से। इसके अलावा यहाँ हमारी बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और एक अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, अभी क्या बताया था, यहाँ जो मैंने एंट्री मिटाई थी, जब हमने बैंक से लोन लिया था तो उसमें बैंक अकाउंट डीआर होता कितना अमाउंट, 50,000 रुपए का। तो देखो बेटा 1,80 का तो ये मामला आपका जो हमने नगद के लिए इशू किया, और 50,000 रुपए का हमने क्या लिया, बैंक से लोन लिया। तो कुल मिलाकर के ये अमाउंट कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2,30,000 रुपए का। आगे बात समझ में हो गया मामला पूरा। इसको टोटल करें, टोटल हमारा कितना हो जाता है, 3,50,000, 3,50,000 रुपए। और ये बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल दोनों क्या आ गए हमारे, इक्वल आ गए, बराबर आ गए। तो आगे बात समझ में सबके, ठीक है। इस तरीके से हमको बैलेंस शीट बनानी होती है। आप चाहे तो ये जो मैंने बार बार टोटल किया है इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में भी शो कर सकते हैं, यानी वर्किंग नोट के रूप में भी शो कर सकते हैं, और चाहे तो हम इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से तीनों केसेज में हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं और किस तरीके से हम बैलेंस शीट को यहाँ पर पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा आगे हम बात करते हैं, इसी का एक टॉपिक है जिसको लेकर के देखिए, कभी कभी क्या होता है जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो डिवेंचर्स एट पार इशू किए जा रहे हैं, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, ये तीनों प्रकार तो हमारे होते ही हैं। साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में ही, अपने क्रय विवरण में ही इस
बात को डिस्क्लोज कर देती है कि ये डिवेंचर्स जो हैं उनका शोधन कैसे किया जाएगा, उनका रिडेम्पशन कैसे किया जाएगा। रिडेम्पशन फ्यूचर में किया जाता है 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन कैसे किया जाएगा वो पहले से ही कंपनी डिसाइड कर लेती है इशू के टाइम पर। और नॉर्मली डिवेंचर्स का जो रिडेम्पशन होता है बेटा वो या तो एट पार होता है या एट प्रीमियम होता है। और रिडेम्पशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी कि पैसे वापस लौटाना। क्योंकि इशू के टाइम पर तो कंपनी डिवेंचर देती है और पैसे लेती है, लेकिन जब रिडेम्पशन होता है उनका टाइम पीरियड पूरा जाता है तो डिवेंचर जो कंपनी ने इशू किए थे उनको वापस लेकर कैंसिल कर देती है और उनके बदले में पेमेंट करती है। ठीक है, तो इशू को हम रिडेम्पशन बोलते हैं। ये रिडेम्पशन प्रीमियम पर भी हो सकता है और एट पार भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए, जैसे मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू कर रखा है, चाहे इसको एट पार इशू किया गया हो, एट प्रीमियम इशू किया गया हो या एट डिस्काउंट इशू किया गया हो, वो कोई बात नहीं है, उसकी एंट्री हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका रिडेम्पशन की बात आती है, इसके रीपेमेंट की बात आती है, तो रिडेम्पशन के टाइम पर कंपनी एट पार रिडेम्पशन कर सकती है। एट पार का मतलब है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है बालक, 100 रुपए, तो कंपनी 100 रुपए की फेस वैल्यू के बदले में कितने लौटाती है, 100 रुपए ही लौटाती है, तो वो एट पार हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में 100 रुपए से ज्यादा लौटाती है। कितने लौटाती है, 100 रुपए से ज्यादा रिफंड करती है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ज्यादा रिफंड करेगी तो वो प्रीमियम पर रिडेम्पशन माना जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का मतलब ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इशू के टाइम पर जो प्रीमियम होता है, इशू के टाइम पर जो प्रीमियम होता है वो तो हमारे लिए क्या होता है, फायदा। हमारे लिए मतलब कंपनी के लिए क्या होता है, वो फायदा होता है। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम होता है, रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम बेटा कंपनी के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, क्योंकि हमको 100 रुपए के बदले 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, तो कंपनी के लिए क्या है, वो नुकसान है। तो इसके लिए हमको बात को समझना है। अब देखो हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं तो वो है शोधन की शर्त के साथ, शोधन की शर्तों के साथ ऋण पत्रों का निर्गमन। शोधन की शर्त के साथ हम ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे। ठीक है, अब शोधन की शर्त के साथ निर्गमन मतलब करता हम निर्गमन रहे, एंट्री हमको निर्गमन की ही करनी है, इशू की ही करनी है, लेकिन इशू के टाइम पर ही रिडेम्पशन की शर्त लगा दी जाती है, तो शर्त के रिगार्डिंग क्या एंट्री हमको करनी होगी, उस कंसेप्ट को हमको समझना है। अब देखो बेटा, इसमें हमारे सामने कई सारे केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं मैं आपको सिंपली एक बार समझा देता हूं, फिर हम इसको शॉर्टकट एक ही ट्रिक से सब कुछ समझ लेंगे। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक केस तो आपका ये बन सकता है कि इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, मतलब इशू भी पार पर हो रहा है, रिडेम्पशन भी पार पर हो रहा है, सममूल्य पर। दूसरा केस हमारा ये बन सकता है कि इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। तीसरा केस हमारा ये बन सकता है कि इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार। यहां पर रिडेम्पशन तीनों केसेस में हम पार कर रहे हैं, एट पार, सममूल्य पर, और इशू तीनों केसेस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ कंडीशन हम ये मान सकते हैं कि इशू एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। समझ आई बात। और नॉर्मली बेटा डिस्काउंट पर रिडेम्पशन कंपनी नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है और किसी बंदे ने 100 रुपए आपको दिया, ये हमारा लोन होता है। क्या होता है, ये लोन। अब मान लो मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, तो जब मैं उस लोन का रीपेमेंट करूंगा तो रीपेमेंट में ये थोड़ी उसको मैं कम पेमेंट दूंगा। अगर ऐसा होगा तो सामने वाला बंदा मुझे लोन देगा ही नहीं। मान लो मैं आपसे 100 रुपए उधार लेता हूं और फिर बाद में मैं आपको कहता हूं कि मैं तो आपको केवल 90 रुपए लौटाऊंगा, तो क्या ये बात उचित है? नहीं। इसलिए कंपनी सामान्यतः
डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं करती। इशू डिस्काउंट पर हो सकता है, रिडम्पशन नॉर्मली नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारे केसेस होते हैं। अब इन केसेस में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर वाला जो मामला है ये सारा हमारा इशू से रिलेटेड है। अब चाहे इशू एट पार हो, चाहे इशू एट डिस्काउंट हो, चाहे इशू एट प्रीमियम हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम जो इशू की एंट्री करते आ रहे हैं वो एंट्री हम रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इशू के साथ में ही रिडम्पशन की शर्त जुड़ती है तो हमको शर्त में केवल ये वाला मुद्दा याद रखना है, केवल ये वाला मुद्दा याद रखना है, केवल ये वाला। इशू चाहे कैसे भी हो रहा हो, इशू चाहे प्रीमियम पे हो रहा हो, चाहे डिस्काउंट पे हो रहा हो, हम जो नॉर्मल एंट्री करते हैं वही करनी है। लेकिन जब आपसे वो ये कहते हैं कि इनका शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, शोधन अगर एट पार यानी कि सममूल्य पर किया जा रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और शोधन की शर्त को ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपसे कहे कि शोधन प्रीमियम पर होगा, तो शोधन प्रीमियम पर होगा तो शोधन के टाइम पर जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। और हमने 11th क्लास में पढ़ी है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, यानी कि रूढ़िवादिता की अवधारणा। और रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है कि लॉस को ध्यान में रखो, प्रॉफिट को ध्यान में मत रखो। यानी अगर फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है तो उसको पहले रिकॉर्ड करो, चाहे वो लॉस फ्यूचर में हो या ना हो। अगर लॉस होने की संभावना है तो रिकॉर्ड करो। इसीलिए तो हमने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसे कई सारे प्रोविजंस को हमने मेंशन किया, बनाया है। वो बैड डेट्स के लिए प्रोविजन होते थे, बैड डेट्स नहीं होते थे। बैड डेट्स फ्यूचर में हो जाए तो उससे हम उसकी पूर्ति कर सकते थे। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पर ये नुकसान है, इशू के टाइम पर ही अगर हमको मालूम चल जाता है कि हम इनका रिडम्पशन प्रीमियम पर करेंगे तो इशू के टाइम पर ही हम उसके लिए प्रोविजन की एंट्री कर लेंगे। तो क्या एंट्री हमारी बनेगी? तो देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हमको समझना है इसको, बहुत आसान है। जब आपको प्रीमियम पर शोधन की बात कहे तो जो इशू की, ध्यान रखना, इशू की निर्गमन की जो सामान्य एंट्री आपकी बनती है वो एंट्री तो आपको बनानी ही बनानी है। साथ ही साथ आपको ये प्रीमियम के शोधन के लिए जो शर्त है उस शर्त के लिए प्रोविजन करने की एक एंट्री बनानी होगी। और वो एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हमको और बनानी होगी। और खास बात यह है कि ये एंट्री हमको अलग से नहीं बनानी, बल्कि इशू की जो ड्यू वाली एंट्री होगी, जैसे हम अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटमेंट को ड्यू करने वाली जो एंट्री होगी उस एंट्री के साथ ही हमको क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है, इसको मिला देना है। आधी बात समझ में? और बिल्कुल सिंपल, आपको केवल दो बातें याद रखनी है। एक तो जब शोधन प्रीमियम पर हो रहा हो, इशू चाहे कैसे भी हो रहा है, वो नॉर्मल एंट्री हमारी होती रहेगी। शोधन जब प्रीमियम पर हो रहा है तो हमको ये एंट्री का और ध्यान रखना है। और ये एंट्री क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। ठीक है, तो सहज भाव में हमको उसको याद रखना है। और इसके एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और हाँ बच्चों, तो देखिए अब मैंने आपको सामने ये 6 एग्जाम्पल दिए हैं, जो 2 मिनट पहले मैंने आपको 6 केसेस बताए थे। और उन सबके सब केसेस को इन 6 एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम एक ही बार में समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ और बिल्कुल सरल भाव से हमको समझना है। देखो, सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या कहा गया है कि राधा लिमिटेड ने 5000 6% डिवेंचर प्रत्येक 100 रुपए वाला सममूल्य पर निर्गमित किया। निर्गमित कैसे कर रहा है? वो सममूल्य पर। ठीक है, और जिनका शोधन 5 वर्ष के बाद में कैसे होना है? सममूल्य पर होना है। यानी कि इशू भी वो सममूल्य पर कर रहा है और रिडम्पशन भी कैसे होना है? सममूल्य पर। और मैंने आपको एक बात बताई कि जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो ही हमको एक्स्ट्रा बात याद रखनी है, अदरवाइज पीछे वाली बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है। केवल अब यहाँ शोधन हमारा सममूल्य पर होना है तो इसको इग्नोर करो, केवल ये समझ लो क्वेश्चन हमारा इतना सही है। और वो क्या कह रहा है कि राधा लिमिटेड ने 5000 6% डिवेंचर सममूल्य पर निर्गमित किए। तो इसकी बस इतने से की एंट्री हमको बनानी है। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी? हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR।
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो हमारी रिसीव करने की एंट्री बन जाएगी। 5000 डिवेंचर 100 रुपए वाले समूल्य पर कितने के हो जाएंगे, 5 लाख रुपए के हो गए। उसके बाद हम इसको ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन की पहली एंट्री हो गई, और ये हम दूसरी एंट्री बनाएंगे जो क्या बन जाएगी आपकी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, और टू कितने परसेंट बताए, 6% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बाबूजी, तो अमाउंट आपका पूरा कितना आएगा, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। आगे बात समझ में, ये पहले क्वेश्चन की दोनों एंट्रियां, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि श्याम लिमिटेड ने 5000 7% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए वाला 2% बट्टे पर निर्गमित किए, यानी निर्गमित कैसे कर रहा है वो, बट्टे पर, और इनका शोधन समूल्य पर करना है, यानी कि शोधन फिर कैसे हो रहा है, समूल्य पर। तो जब समूल्य पर शोधन हो रहा है तो हमको शोधन वाली बात को याद नहीं रखना, यानी कि फिर से हमको क्वेश्चन यहाँ तक ही लेना है, और यहाँ तक की क्या बात है कि श्याम लिमिटेड ने 5000 7% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए वाला 2% डिस्काउंट पर इशू किया। बस केवल इतने से मुद्दे की हमको एंट्री करनी है। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री हम रिसीव करने की बनाएंगे, तो वो आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो देखो बेटा एक डिवेंचर आपका 100 रुपए का है, और उसमें से हमको बट्टे को लेस कर देना है 2%, ठीक है। और टोटल डिवेंचर कितने हैं आपके, 5000, कितने हैं, 5000। देखो सिंपल कैलकुलेशन करना सिखाता हूं मैं, 5000 को 100 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 लाख। कितना हो गया टोटल, 5 लाख, लेकिन हमको 2% कम करना है, तो 5 लाख का 2% कम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जैसे हम 10% निकालते हैं तो 10% के लिए हम एक जीरो हटा देते हैं, तो ये 10% हो गया। अब अगर हमको 1% निकालना है तो एक और जीरो हटा दो, एक और जीरो हटा दो, तो ये हमारा 1% हो गया। समझ में आई बात, दोबारा देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये आपके ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम में हमको बहुत हेल्प करती है। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हमको सीखने पड़ेंगे ताकि हम एग्जाम में जो टाइम हो उसको ठीक से मेंटेन कर सके। जैसे हम बात करें 5 लाख है, ये 5 लाख हमारा पूरा 100% के बराबर है। अब अगर इक्वेशन है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इधर से मैं एक जीरो हटाता हूं तो एक जीरो मुझे इधर से बैठानी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं इधर से एक जीरो हटाता हूं तो अमाउंट बचता है कितना, 50,000, और इधर कितना रह जाएगा आपका, 10% रह जाएगा। अगर मैं एक और जीरो इधर से हटाता हूं तो ये आ गया हमारा 1%, तो फिर इधर से मेरे को एक जीरो हटानी पड़ेगी, तो ये आ गया 5,000 रुपए। यानी कि 5 लाख का 10% तो होता है 50,000, और 5 लाख का 1% कितना होता है, 5,000। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 2%। कितना चाहिए मुझे, 2%। तो ये जो 1% आया है इसको अगर मैं डबल कर दूं 2% हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो 5,000 का डबल कितना हो गया आपका, 10,000 रुपए। कितना हो गया डबल, 10,000। यानी कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया आपका बालक, 10,000 रुपए। यानी कि आपने जो 2% डिस्काउंट दिया है 5 लाख का 2% 10,000 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको पैसा कितना मिल जाएगा, तो हमें पैसा मिल जाएगा 4,90,000। आगे बात समझ में आपके, 5 लाख में से 2% हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद में हम इसको ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे, तो जो आपकी ड्यू करने की एंट्री होती है उसी में हम डिस्काउंट अकाउंट को शो करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को सीआर किया है, ड्यू वाली एंट्री में क्या कर देते हैं इसको हम डीआर। तो हम एंट्री बनाएंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, कितना अमाउंट, 4,90,000, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। लॉस को क्या करते हैं हम, डीआर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट आ जाएगा बालक, तो वो आ गया आपका कितना, 10,000 रुपए। और फिर हम इसको ड्यू कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 7% डिवेंचर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका पूरा फेस वैल्यू से 5 लाख रुपए। आगे बात समझ में, दोनों केसेज में हम सममूल्य पर इशू रिडम्पशन कर रहे थे, इसलिए रिडम्पशन वाली शर्त हमको याद नहीं रखनी। अच्छा थर्ड केस भी हम देख लेते हैं, आपको आती
थर्ड केस में देखो क्या कहा गया है आपसे, थर्ड केस में आपसे कहा गया है कि ग्रीन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2010% ऋण पत्रों का निर्गमन 105 रुपए की दर पर किया। अब डिवेंचर आपका 100 रुपए का है, इशू कर रहे हैं हम 105 रुपए में, यानी कि ज्यादा में इशू कर रहे हैं, तो मतलब इशू एट प्रीमियम हुआ। कैसा हुआ इशू? एट प्रीमियम। ठीक है, आगे इसने बोला जिनका शोधन सममूल्य पर होना है। फिर बात आ गई कि शोधन कैसे होना है सममूल्य पर, तो जब तक शोधन प्रीमियम पर नहीं होता हमको शोधन वाली शर्त को ध्यान में नहीं रखना और केवल इशू वाली एंट्री करनी है। यानी आप ये समझो कि क्वेश्चन केवल यहां तक का है। तो यहां तक का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ग्रीन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2010% ऋण पत्र 105 के भाव से इशू किए, यानी कि प्रीमियम पर इशू हुआ है। आगे रिडम्पशन सममूल्य है तो उसको हमको इग्नोर कर देना है। तो यहाँ तक की एंट्री हम बनाते हैं। तो देखो पहली एंट्री हमारी पैसे को प्राप्त करने की बनेगी। वो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? तो देखो 2000 डिवेंचर है आपके 105 रुपए के भाव से, 105 रुपए के भाव से 2000 डिवेंचर्स का अमाउंट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये 000 आपकी आ गई और 105 गुनी 210, यानी कि 2,10,000 रुपए आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। अब हम इसको ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। तो देखो ड्यू करना की एंट्री हमारी क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर देंगे हम DR, कितना अमाउंट? 2,10,000 रुपए। ठीक है, टू कितने परसेंट है आपके? 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट? डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100 रुपए। टोटल डिवेंचर कितने? 2000 इंटू 100 करेंगे तो मामला कितना हो जाएगा बालक? 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। और ये 5 रुपए के भाव से आपको क्या मिल रहा है? प्रीमियम। एक डिवेंचर पर 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 2000 डिवेंचर पर कितना हो गया? 10,000। तो हम ये लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 10,000। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। समझ में आ गई बात? इन तीनों केसेस में हमने देखा कि रिडेम्पशन कैसे हो रहा था? सममूल्य पर। तो जब सममूल्य पर रिडेम्पशन होता है तो आपको केवल इशू की नॉर्मल एंट्रीज करनी है, अलग से कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगले केस को समझते हैं। और फोर्थ केस में देखो उसने क्या कहा है? फोर्थ केस में कहा है कि सीता लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,006% ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन किया, लेकिन इनका शोधन जो होना है वो शोधन कैसे होना है? 5% प्रीमियम पर होना है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। इस फोर्थ कंडीशन की हमको पहली एंट्री बनानी है रिसीव करने वाली। देखो इसने कहा सीता लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,006% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, यानी निर्गमन तो सममूल्य पर होना है, लेकिन इनका जो रिडम्पशन होएगा वो प्रीमियम पर होएगा 5%। तो अब यहाँ पर शोधन की शर्त में क्या आ गया? प्रीमियम आ गया। और जब शोधन की शर्त में प्रीमियम आ जाए तो ये प्रीमियम जो शोधन पर है हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो इस लॉस के लिए हमको एक एंट्री और मिलानी पड़ेगी, और वो एंट्री मैंने बताई थी आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। उस एंट्री को मर्ज कर लेना है। कैसे? तो इस बात को समझने के लिए हम इसको टुकड़ों में समझते हैं। देखो 2 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूं कि क्वेश्चन केवल इतना ही है, इस लाइन को मैं इग्नोर करता हूं और केवल ये मान लेता हूं कि क्वेश्चन केवल इतना ही है, जिसमें आपसे कहा गया है कि ग्रीन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,006% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, तो मेरी क्या एंट्री बनेगी? तो देखो इस मामले में हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? पहली एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो 5,100 रुपए वाले हैं, सममूल्य पर इशू कर रहे हैं, तो मामला कितना हो गया? 5 लाख रुपए का। तो ये 5 लाख आपके आ गए। सेकंड एंट्री जो हम बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं? ड्यू करने की बनाएंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, और 2 कितने परसेंट है आपके? 6% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख रुपए। ये इस तरीके से हमारी सिंपल एंट्री यहां तक के मामले की हो जाती है। लेकिन आगे कहा गया है कि जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। 5% किसका लेंगे? डिवेंचर की फेस वैल्यू का।
डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है टोटल 100 रुपए के भाव से 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का 5% निकालना है। अब देखो बेटा इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझो 5 लाख का 10% कितना होगा, पीछे का एक जीरो हटा दो यानी कि 50,000। हमको लेना है 5%। 5% 10% का क्या होता है, आधा। तो 50,000 का आधा कितना हुआ, 25,000। यानी कि सिंपली हम बात करें कि 5 लाख का 5% कितना होगा, 25,000। मतलब शोधन पर प्रीमियम का अमाउंट कितना आ गया, 25,000। और जब शोधन प्रीमियम पर होता है तो उसके लिए एक एंट्री मर्ज करते हैं। वो एंट्री क्या है हमारी, वो एंट्री होती है हमारी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाता है बाबूजी, 25,000। आगे बात समझ में, ये एंट्री करनी होती है हमको शर्त के लिए, और शर्त में भी कब, जब प्रीमियम होता है तब। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। ये हमारी नॉर्मल बात हुई यहाँ तक के क्वेश्चन की, और इस लाइन की हमारी एंट्री ये बन जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूरा एक ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इन एंट्री को मर्ज करना पड़ेगा। तो कैसे मर्ज करेंगे, देखो ये जो रिसीव वाली एंट्री ये तो आपकी एज इट इज रहनी है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपकी जो ये सेकंड एंट्री ड्यू वाली है और ये शर्त वाली एंट्री है, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, देखो ये एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR हो रहा है 5 लाख का, ये ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंट्री में DR हो रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, तो इसको हम इसी के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये मुद्दा उठ करके हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। कितना अमाउंट हो जाएगा बाबूजी, 25,000 रुपये। फिर यहाँ 6% डिवेंचर हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ आ रहा है टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा बोलो, इसमें आ जाएगा 25,000 रुपये। और अब हमको ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल हमने समझने के लिए की थी। तो इस केस में आपकी दो एंट्रियां इस तरीके से बनेंगी। आगे बात समझ में सबके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर। चलिए अब हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फिफ्थ केस में समझते हैं कि कैसे हमको एंट्री बनानी है। देखो फिफ्थ केस की हम बात करें, क्या कह रहा है, राम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4,000 7% ऋण पत्र 2% भट्टे पर निर्गमित किए। यानी इशू कैसे हो रहा है, भट्टे पर हो रहा है, जिनका शोधन 4% प्रीमियम पर होना है। शोधन कैसे होना है, प्रीमियम पर होना है। तो शर्त को हमको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको भी समझने के लिए हम दो टुकड़ों में ले लेते हैं। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं कि निर्गमन हुआ, तो निर्गमन तक की एंट्री हमारी क्या बनेगी। तो देखो 100 रुपए वाले 4,000 डिवेंचर हैं, 2% डिस्काउंट पर मेरे को इशू कर रहे हैं। पहली एंट्री रिसीव करने की बनाएंगे। पहली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो देखो बेटा 4,000 100 रुपए वाले टोटल कितना हुआ, 4 लाख। 4 लाख में से आपको 2% डिस्काउंट हटाना है। तो देखो 4 लाख में से एक जीरो हटाया तो बचा 40,000 जो कि 10% है, और 40,000 में से एक जीरो और हटा दो तो बचा कितना, 4,000 जो कि 1% है। हमको कितना लेना, 2%, तो 1% का डबल कर दो, यानी कि 4,000 का डबल कितना हो गया, 8,000। कितना हो गया, 8,000। तो यानी कि 4 लाख रुपए जो टोटल वैल्यू है उसका 2% कितना होगा, 8,000। हम चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे, कि 4 लाख रुपए आपकी वैल्यू हुई टोटल 100 रुपए के भाव से 4,000 की, उसका 2% निकालेंगे तो 2/100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, इसको मल्टीपल किया तो कितना आ गया बाबूजी, 8,000 रुपए आ गया। लेकिन ऐसी कैलकुलेशंस को हमको कंसेप्ट के बेस पर ध्यान रखनी है ताकि एग्जाम में हमारे पास में टाइम बच सके, क्योंकि हमको एक एक मिनट यहाँ पर एग्जाम में बचानी होती है। ठीक है, तो 8,000 रुपए हम कम कर लेंगे। 4 लाख रुपए की आपकी टोटल वैल्यू में से 8,000 रुपए आपने कम कर दिए, तो बचा कितना अमाउंट हमारे सामने, 3,92,000, 3,92,000 रुपए बन गई हमारी एंट्री। उसके बाद में हम ड्यू करने की एंट्री बनाते हैं। तो देखिए बेटा ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या बनती है। नॉर्मल केस में हमारी ड्यू करने की एंट्री यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन में क्या बनती है, तो वो बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, 3,92,000 रुपए। यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस को क्या करते हैं हम, DR करते हैं, तो हम लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये भी कर दो DR, कितना डिस्काउंट का बोलूँ, 8,000 रुपए।
और यहाँ लिख देंगे हम 2, कितने परसेंट है आपके 7% डिवेंचर्स अकाउंट, और कितना अमाउंट आ गया आपका ये 4 लाख। आगे यहाँ तक की बात समझ में, ये हमारी एंट्री हो जाती है। लेकिन ये दोनों एंट्रियां हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन की हुई। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जिनका शोधन 4% प्रीमियम पर होना है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि 4% निकालेंगे किसका, तो हमेशा फेस वैल्यू का निकालते हैं परसेंट। किसका निकालते हैं? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए के भाव से 4000 की हो गई 4 लाख, तो 4 लाख का आपको निकालना है कितना परसेंट? 4%। 4/100 किया, ये 00 से 00 कट गया, और ये कितना आ गया आपका 16,000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 16,000। ये डायरेक्ट तरीके मैंने आपको बताया, जीरो हटाते जाओ और मल्टीपल करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा प्रीमियम आ गया। प्रीमियम की जो शर्त है, उस शर्त के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? तो बाबूजी इसके लिए एंट्री बनती है हमारी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आता है आपका? 16,000 रुपए आता है कि नहीं आता है? ये हमारी शर्त वाली एंट्री हो गई, और ये दोनों हमारी नॉर्मल क्वेश्चन वाली एंट्री हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूरा एक है, तो हम अलग अलग एंट्री नहीं करके एंट्री को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मर्ज करेंगे। तो देखो मर्ज कैसे करेंगे? रिसीव वाली एंट्री हमारी ऐसे कैसे होनी है? मर्ज जो होगी हमारी एंट्री, वो केवल ड्यू वाली एंट्री में होगी। तो देखो इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR 392 हो रहा है, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 8,000 हो रहा है, और यहाँ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। तो इसको हम यहाँ पर ही सेट कर देंगे। तो हमने लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। कितना अमाउंट है? बोलो 16,000 रुपए। और ये CR हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा CR हो रहा है, इसको हम यहाँ चिपका देंगे नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आपका? 16,000 रुपए। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमने सेकंड थर्ड जो हमारा फिफ्थ केस है उसकी एंट्री हमको बना लेनी है, ठीक है। वही नॉर्मल एंट्रीज है, केवल प्रीमियम की शर्त के लिए हमको जो एंट्री करते हैं, इसको ड्यू वाली एंट्री हमको सेट करना होता है। लास्ट केस हमारे सामने और बचता है, इसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए एक बार, इस 6th केस में हमारी क्या क्या एंट्री बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखो 6th केस में क्या कहा गया आपसे, उसने बोला है कि बाइट लिमिटेड में 100 रुपए वाले 10,000 8% डिवेंचर्स ऋण 104 रुपए प्रति ऋण पत्र किया, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। यानी कि इशू भी प्रीमियम पर कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए वाला 104 में इशू कर रहे हैं, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये जो इशू है, इशू पर जो प्रीमियम है, वो तो हमारे लिए फायदा होता है, लेकिन आगे कह रहा है कि इनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर होना है, ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। क्या एंट्री बनेगी? तो इसको टुकड़ों में ही समझेंगे हम। पहले यहाँ तक की बात को समझ लेते हैं कि यहाँ तक के मुद्दे की क्या एंट्री हमारी बनेगी। यहाँ तक के मुद्दे में क्या कहा गया आपसे कि 100 रुपए वाले 10,000 डिवेंचर हैं, जिनको 104 रुपए के भाव से इशू कर रहे हैं। तो देखो पहली एंट्री हम रिसीव करने की बनाएंगे, वो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? 6th केस है हमारा, और उसकी फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बाबूजी? तो बेटा 10,000 है, 100 रुपए वाले जिनको 104 के भाव से इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 104 को मल्टीपल कर देंगे कितने से? 10,000 से। तो हमारा ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 104 के बाद में लगा दीजिए कितने जीरो? 4 जीरो, यानी कि 10,40,000 रुपए। ये अमाउंट आ गया हमारा। अब हम सेकंड एंट्री जो करते हैं वो ड्यू की करते हैं, तो ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? देखो तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। कितना अमाउंट? 10,40,000 रुपए। अब इस 10,40 में ड्यू करेंगे तो हम ये लिखेंगे 2, कितने परसेंट है आपके? 8% डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो फेस वैल्यू से आता है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए के भाव से 10,000 डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 लाख रुपए। कितनी हो जाती है? 10,000 डिवेंचर्स की 100 रुपए के भाव से 10 लाख रुपए, ठीक है। और ये 4 रुपए के भाव से क्या मिल रहा है आपको? प्रीमियम मिल रहा है। तो मैं लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 4 रुपए के भाव से 40,000। कितना आ गया? 10,000 डिवेंचर्स पर 4 रुपए के भाव से 40,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये तो हमारी यहाँ तक की नॉर्मल एंट्री हो गई इशू करने की।
लेकिन आगे बोला कि जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है, तो ये प्रीमियम की शर्त यहाँ पर हमारे साथ में लगा दी गई है। तो इस शर्त के लिए हमको वही एंट्री बनानी है जो अब तक हम बनाते आ रहे हैं। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 5%। किस पर निकालोगे? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? ये रही 100 रुपए के भाव से 10 लाख रुपए। 10 लाख का निकालना आपको 5%, तो पहले एक जीरो हटा करके निकाल लीजिए कितना परसेंट? 10%। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। हमको चाहिए 5%, 1 लाख का कर दो कितना? आधा। आधा कितना हो गया? 50,000। यानी कि ये एंट्री बन गई आपकी कितने से? 50,000 से। और इस एंट्री को हम मिक्स कर देंगे किसमें? इस ड्यू वाली एंट्री में। तो यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर हो रहा है, तो लिख देंगे हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट आ जाएगा बोलू? 50,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट सीआर हो रहा है, तो वो आपको लिख देना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 50,000 रुपये। आगे बात समझ में? ठीक है। इस तरीके से हमारी एंट्री बन जाती है। लेकिन अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब इशू भी प्रीमियम पर होता है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर होता है, एक प्रीमियम हमारे लिए फायदा है और दूसरा प्रीमियम हमारे लिए लॉस है। और दूसरी बात, मैंने पिछली क्लासेज में आपको एक दिन बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के यूज, और उन यूज में मैंने आपको एक यूज बताया था, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी अधिमान अंशों और ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब ध्यान दीजिएगा बेटा आप यहाँ पर हमारा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपको प्राप्त हुआ है कितना? 40,000 रुपये, जो कि हमारे लिए फायदा है। और यहाँ ये जो प्रीमियम के रूप में हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डीआर कितना किया है? कितना? 50,000 रुपये। ये वही प्रीमियम है जो हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? सेट ऑफ कर लेंगे। एक दूसरे से हम क्या कर लेंगे? इनकी पूर्ति कर लेंगे। तो जब हम पूर्ति कर लेंगे तो हमारी एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा? इसके लिए हमको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम इसी एंट्री को सेट कर लेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? तो समझिए ध्यान से, इसको रिलैक्स मूड में समझना है हमको। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। क्या एंट्री बन जाएगी हमारी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर हुआ कितना? 1040। तो और नीचे वाली एंट्री में कहीं नहीं है, तो हमें लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट? 10,40,000 रुपये। ठीक है। दूसरी बात, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर हुआ कितने अमाउंट से? 50,000 से। और इसकी पूर्ति किससे करनी है हमको? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर कितना हो रहा है? 40,000 रुपये। इन दोनों की कुश्ती करवा देंगे हम, दोनों की लड़ाई करवाएंगे, जो ताकतवर होएगा वो बच जाएगा। तो देखो बेटा, इससे इसकी पूर्ति करेंगे हम। अब आपको एक तो अमाउंट दिखाई दे रहा है 50,000 और दूसरा दिखाई दे रहा है 40,000। दोनों में ताकतवर कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला दिखाई दे रहा है। तो ताकतवर बच जाएगा, कमजोर बंदा खत्म हो जाएगा। तो ये बच जाएगा। तो एंट्री बनेगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। कितना बच जाएगा बेटा? ये 50 है और ये 40 है, तो 40 तो खत्म हो जाएंगे आपस में। डिफरेंस कितना आया इसका? 10,000 रुपये। आगे बात समझ में? ये 10,000 हमारा बच गया, इसका हिसाब क्लियर। फिर यहाँ आ रहा है टू 8% डिवेंचर, तो यहाँ आपने लिख देना टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसका? पूरा 10 लाख रुपये जो इसकी फेस वैल्यू है। फिर आपका आ रहा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम से तो हम इसकी पूर्ति कर चुके, तो ये 40 खत्म होकर के 10 बच गया और ये 40 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जब अमाउंट नहीं रहेगा तो अकाउंट भी नहीं रहेगा, इसलिए इसको मेंशन नहीं करना। लास्ट में बचा हमारा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो इसको लिख देंगे हम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? ये 50,000। देखो एंट्री में डीआर में भी टोटल 10-50 और सीआर में टोटल 10-50। आगे बात समझ में? इस तरीके से हम मर्ज करके इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम जो शोधन है उस शोधन की शर्त के साथ में जब निर्गमन करते हैं तो हमारी एंट्री में किस तरीके से बदलाव आता है और कौन कौन से कंसेप्ट हमको याद रखने हैं। बाकी 100 बातों की एक बात, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना होता है तो उस वाले मुद्दे के लिए हमको याद रखनी है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और इस एंट्री को ड्यू वाली एंट्री में क्या कर देना? हमको मर्ज कर देना है। और एक खास बात याद रखना,
अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है इनमें एक भी एंट्री रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री नहीं है। रिडेम्पशन की शर्त जरूर है इनमें, लेकिन ये सारी की सारी एंट्रियां हम इशू के टाइम पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इशू के टाइम पर, ठीक है। और रिडेम्पशन वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए हमको उसके लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट को लेकर के किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और दूसरी बात जिसको लेकर के कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होता है, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होता है, ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का लॉस होता है। इसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। 2 मिनट पहले भी मैंने बैलेंस शीट जब बनवाई थी तो बताया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? फिक्टिशियस असेट होता है, कृत्रिम संपत्ति होता है, तो इनको हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ किस तरीके से किए जाएंगे, ये 2 मुद्दे हमारे इस टॉपिक को लेकर के रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।